नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 12 के इतिहास के दूसरे किताब के प्रथम चैप्टर यात्रियों के नज़रिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था इस चैप्टर में कि मध्यकालीन भारत में जो यात्री आते हैं और वो अपने संस्मरणों में किस तरह से भारत को रेखांकित करते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने दो जो यात्री थे जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। पहले थे अल्बेरूनी और दूसरे थे इब्न बतूता। आज हम देखेंगे फ्रांसवा वर्नियर को, जो 17वीं शताब्दी में भारत में आते हैं और उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और वो उसका किस तरह से तुलना करते हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में देखेंगे अल्बेरूनी के द्वारा जो देखा गया था जातीय व्यवस्था, भारत की जो सामाजिक स्थिति में जो जाति व्यवस्था कितनी प्रबल थी उसको देखेंगे। और हम जितने विद्वान यहाँ पे आए थे या जितने यात्री आए थे जो अपने संस्मरणों में भारत की व्याख्या करते हैं, तो वो किन चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से वो तुलना करते हैं। सब टॉपिक में देखते हैं कि फ्रांसवा वर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक, तो इनके भारत में आने के पूर्व में 1500 ईस्वी के आसपास में बहुत सारे यात्री, यूरोपीय यात्री स्पेशली आते हैं भारत में, और जिनमें जे नोबिली जो थे, टॉर्नियर थे, ये जो सारे लोग थे, वो बहुत सारे यात्री जो थे भारत में आते हैं और कई बार यहाँ पे यात्रा करते हैं और अपनी यात्राओं को वो कलमबद्ध करते हैं। इनमें से जो प्रमुख नाम आता है नोबिली का, वो क्या करते हैं, ये यूरोपीय भाषा में भारतीय ग्रंथों को अनुवादित करते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ये लोकप्रिय होते हैं और यहाँ की चीज़ों को वो यूरोप के अन्य देशों तक पहुँचाते हैं। यानी कि भारत जो अपनी समृद्धि और अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी विख्यात था, अब वो सारी चीज़ें क्या हो रही थी, वो कलमबद्ध होकर के यूरोपीय देशों में जा रही थी। इन्हीं सभी के क्रम में एक और यात्री जो भारत में आते हैं, टॉर्नियर, ये जो है ये 6 बार करीब भारत की यात्रा करते हैं और ये मूलतः फ्रांस के रहने वाले होते हैं और इनके द्वारा भी यात्रा किया जाता है और यात्रा में ये यहाँ की चीज़ों को देखते हैं और इनको भी ये भी अपने संस्मरण में उन चीज़ों को कलमबद्ध करते। इन सबों के बीच में एक और यात्री थे जो दक्षिण की यात्रा करते हैं, बारबोस। वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण यात्री थे जो भारत में आते हैं और यहाँ पर वो यात्रा कर दक्षिण भारत में जो रीति रिवाज थे, जो वहाँ पर राजनीतिक तथ्य जो चल रहे थे, उन सभी को की व्याख्या करते हैं वो। तो अगर देखा जाए तो अल्बेरूनी के बाद किस तरह से इब्न बतूता और उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी में बहुत सारे जो विदेशी यात्री हैं उनके आने की श्रृंखला बढ़ जाती है। और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण यात्री जिसका बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो फ्रांसवा वर्नियर वो आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांसवा वर्नियर जब आते हैं तो यहाँ पे मुगल वंश का शासन था। तो अब हम देखते हैं कि फ्रांसवा वर्नियर जब भारत में आते हैं तो वो किन किन चीज़ों को देखते हैं और इनकी अवधि क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांसवा वर्नियर पेशे से एक चिकित्सक थे, परंतु एक इतिहासकार थे, एक राजनीतिज्ञ थे और एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी थे, एक दार्शनिक के रूप में भी मान सकते हैं। और ये जो इनकी खूबियाँ थीं वो काफ़ी बारीकी से किसी भी चीज़ का अध्ययन करते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इब्न बतूता थे उनका भी यही मानना था कि किसी चीज़ को पढ़ने से बेहतर है उससे देख करके, उसके अनुभव से जो सीखता है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर जो फ्रांसवा वर्नियर थे उनकी भी विचारधारा कुछ इसी तरह की थी और उन्हें लगता था कि जो चीज़ें वो देख रहे हैं वो ज़्यादा उनके मेमोरी में रहेगी, उन्हें याद रहेगी। 1968 ईस्वी के बीच में भारत में 12 बार यात्रा करते हैं और इन यात्राओं में वो अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करते हैं, वो अपने संस्मरण को कलमबद्ध करते हैं। जब वो भारत आते हैं तो भारत आने के बाद यहाँ पर मुगल वंश का शासन था और वो शाहजहाँ का समय था और शाहजहाँ के जो बड़े पुत्र थे दारा शिकोह की शासनकाल में या उनके अवधि में वो एक चिकित्सक का काम करते हैं। हालांकि हम लोगों ने मुगल वंश के बारे में पढ़ा है कि शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात काफ़ी युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। तो उस परिस्थिति में हालांकि दारा शिकोह को इसमें पराजय मिलती है और अंततः मुगल वंश के जो शासक होते हैं औरंगजेब बनते हैं। तो जब दारा शिकोह थे तो उस समय वो चिकित्सक के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद जब दारा शिकोह कि वो कारावास में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ये जो फ्रांसवा वर्नियर थे वो एक वहीं के अमीर दानिश नाम था उनका और उनके यहाँ वो काम करते हैं एक बुद्धिजीवी के तौर पर। तो इस तरह से उनका जो घटनाक्रम था, उन घटनाओं को वो देखते हैं, किस तरह से वो भारत की राजनीति को देखते हैं और उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें वो धीरे धीरे कलमबद्ध। वर्नियर थे वो
मुगल जो शासनकाल था उसका भी वो बारीक तरीके से अध्ययन करते हैं। और इतना ही नहीं, जब वो अपने संस्मरणों को लिखते हैं तब फ्रांस जाने के बाद वहाँ के तत्कालीन सम्राट लुई 14वां उनको वो भेंट करते हैं अपनी कृति को। मैं एक चीज़ और यहाँ बताऊँ कि जब वो किसी चीज़ को देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं या उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो उसकी तुलना वो क्या करते हैं, वो अपने जो देश है उसकी व्यवस्था से करते हैं और वहाँ पर वो उससे तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चाहे वो अल्बेरूनी हो, चाहे वो इब्न बतूता हो, चाहे वो फ्रांसवा वर्नियर हो, इन लोगों में एक चीज़ देखने को मिलती है जो कॉमन थी। वो क्या थे कि वो जिन चीज़ों को देख रहे थे उसकी तुलना झट से वो अपने यहाँ से या अपने शासनकाल से या जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से वो करना शुरू कर। इतना ही नहीं, कई बार वो मुग़ल जो सेना थी उसके साथ भी वो यात्रा पर निकलते हैं। हालांकि सेना अपना युद्ध लड़ती है, अपना काम करती है, परंतु वो उनके साथ भी रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि वो काफ़ी बारीक तरीके से भारतीय जो संस्कृति है, जो भारतीय राजनीति है, जो भारतीय समाज है, उसको वो देखते हैं और उन्हें कलमबद्ध करते हैं। जब वो फ्रांस पहुंचते हैं और वहाँ पर जब, जैसे मैंने बताया आपको कि वो लुई 14वां को अपनी कृति को भेंट करते हैं, उसके बाद उस कृति को कितनी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो डच हो, चाहे इंग्लिश हो, जो इतालवी हो, ये सब अलग अलग भाषाओं में उसको प्रकाशित किया जाता है। 1670 से 1675 ईस्वी के बीच में लगभग 8 बार फ्रांसवा वर्नियर के जो संस्मरण थे उसे पुनर्मुद्रित किया गया था। और इतना ही नहीं, 1684 ईस्वी में की अगर हम बात करें तब यह अंग्रेजी में भी फिर से पुनर्मुद्रित किया गया था। तो कहने का उद्देश्य यह है कि भारत के बारे में जानना, भारत के बारे में लिखना और फिर उसको लोगों के बीच में इसकी जानकारी को देना, वो एक तरह का देखा जाए जो यूरोपीय यात्री आए मध्यकालीन भारत में, उनकी वो भूमिका बहुत अधिक रही। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि वो भारत की जो छवि गढ़ रहे थे वो छवि नकारात्मक अधिक थी। नकारात्मक क्यों थी? क्योंकि वो बार बार तुलना कर रहे थे अपने शासनकाल से या अपने क्षेत्र से या अपने राजनीति से। तो कहीं ना कहीं जिस समय उनका आगमन हुआ था उस समय जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो थोड़ी भिन्न थी। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर और हम देखते हैं कि अल्बेरूनी को जब भारत की यात्रा वो कर रहे थे तो वो कौन कौन सी उनको समस्याएँ होती हैं इस चीज़ को समझने में और कौन सी उनको बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अल्बेरूनी जो है यात्रा के दौरान उन्हें मुख्यतः 3 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो पहली जो समस्या थी वो भाषा को लेकर के थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विविधताओं भरा देश था और चूँकि उस समय तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी आज के दिन से बहुत अधिक थी। तो जब वो अल्बेरूनी जब अपनी यात्रा कर रहे होते हैं तो जैसे ही थोड़े थोड़े दूर पर जाते हैं वो भाषा बदल जाती है और जब भाषा बदल जाती है तो वो उस चीज़ को समझने में उन्हें काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है और इस कारण से वो सही चीज़ का आकलन करने में उनको समस्या होती है। अगर हम इसकी दूसरे समस्या को देखें तो धार्मिक अवस्था और जो सामाजिक रीति रिवाज, ये जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगर आप सपोज कीजिए कि आप एक यात्री हैं और आप चले गए ऐसी जगह पे जहाँ पर न आपको वहाँ का भाषा का पता है, न वहाँ के बारे में कोई आपको पूर्व से कोई ज्ञान है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में कोई रीति रिवाज हो सकता है कि वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट अच्छा हो, परंतु जिसको आप हम देख रहे हैं वो वहाँ पर गलत हो सकता है। तो इस तरह से जब वो सही आकलन करना यहाँ पर उनको काफ़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि वो उसका सही आकलन कर नहीं पा रहे थे। तो ये जो धार्मिक अवस्था थी और जो सामाजिक रीति रिवाज थे वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा बन करके उत्पन्न हो रहे थे। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इनकी जो तीसरी बड़ी समस्या थी वो इनका अभिमान था। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि अभिमान कैसे था? तो अभिमान इस प्रकार से था क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को नहीं जानेंगे और नहीं जानने के बाद आप क्या करते हैं कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से आप किसी चीज़ के बारे में पूछें और जो उसने बताया वही आपकी उस चीज़ के प्रति धारणा बन गई, और जब इस तरह की धारणा बन जाएगी तो बाकी आप चीज़ों को आप उसी नज़रिए से देखेंगे। हम अब अगले टॉपिक पर हम देखते हैं अल्बेरूनी और जाति व्यवस्था का विवरण। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अल्बेरूनी जब भारत में आते हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों का वो भ्रमण करते हैं तो उन्हें भारत में अलग चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पर उन्हें एक नई चीज़ मिलती है, जाति व्यवस्था।
हालांकि ये नई नहीं थी, क्योंकि जब वो भारत की जाति व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो उसके पूर्व में वो जो पुरोहित थे, ब्राह्मण वर्ग थे, उससे वो जो हिंदू धर्म की जो किताबें थी जैसे मनुस्मृति, गीता, रामायण, महाभारत, ये इन सारी चीज़ों को उन्होंने अनुवादित भाषा को उन्होंने पढ़ा था और उसके आधार पर उन्होंने आकलन कर लिया था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसी है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अपने पहले चैप्टर में, याद कीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव होता है। और हम लोगों ने उसमें देखा था कि एक मान्यता बनाई गई थी मनुस्मृति में, जिसमें ये कहा गया था कि जो पूरी जो दुनिया है, जो संसार है, वो उसके सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है। और उन्हीं की मुख से ब्राह्मण का, क्षत्रिय का कंधा से या बाजू से, और पेट से वैश्य का, और पैरों से शूद्र का। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट को वो चूँकि पढ़ चुके होते हैं अल्बेरूनी किताबों में, जो उनको उनके पास जो थी, अब उसी धारणा को वो लेकर के भारत की जाति व्यवस्था का वो आकलन करते हैं। और वो इस क्रम में वो देख नहीं पाते हैं कि ये व्यवस्था जो है वो उसका वो निष्कर्ष या उसका जो समालोचना है वो नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जब वो जाति व्यवस्था को देखते हैं तो एक चीज़ और देखने को यहाँ पे मिलती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि वो जैसे ही इसको देखते हैं, उन्हें अपने यूरोप के जो देश थे या वहाँ के जो जहाँ से वो आए थे, वहाँ से वो तुलना करते हैं। तो वहाँ से तुलना में क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 वर्ग है तो वहाँ पर भी 4 वर्ग है, वहाँ पर पुरोहित है तो यहाँ पर पुरोहित है, ठीक है, वहाँ पर घुड़सवार है तो यहाँ पर उसको क्षत्रिय से तुलना करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग हैं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको वो तृतीय श्रेणी में रखते हैं, और यहाँ पे जो चौथा वर्ग है वो शूद्र वर्ग है, तो उसको वो तुलना करते हैं वहाँ के मजदूर और किसान वर्ग से। तो उन्हें लगता है कि जो जाति व्यवस्था है या जो समाज का वर्गीकरण है वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत के अलावा अन्य देशों में भी है, और इस तरह से वो अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। परंतु मैंने आपको फिर से बताया कि वो किसी चीज़ की समालोचना नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को निष्पक्ष तरीके से देखेंगे तभी आपको उसके बारे में उसके जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में आप जान पाएंगे। तो इस तरह से ये जाति व्यवस्था के बारे में वो कहते हैं। और हालांकि मैंने बताया आपको कि यह इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जामिनेशन में कि अल्बेरूनी के द्वारा जो जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया था उसको आप विस्तार से लिखें। तो ये बच्चों आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक और जो चीज़ थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिससे वो असहमत थे। असहमत किस चीज़ थे कि जो जाति व्यवस्था भारत की जो थी उसमें छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना को अधिक बल दिया गया था। तो यहाँ पर उस चीज़ों का वो प्रबल विरोध करते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो पवित्रता और अपवित्रता की जो बात है वो गलत है। अपवित्रता का अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़, जैसे हिंदू धर्म में है कि अगर आप शूद्र को टच नहीं कर सकते हैं उससे आप अपवित्र हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो इस चीज़ का वो कहीं ना कहीं अपने वृत्तांत में इसका उल्लेख करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर देखा जाए तो मूल रूप से सभी चीज़ें पवित्र होती हैं, और अगर कोई चीज़ पवित्र से अपवित्र हो रही है इसका मतलब है कि वो उसके पास पवित्र होने का कोई मार्ग या कोई विकल्प है। तो हालांकि यहाँ पर इस चीज़ का वो विरोध करते हैं, परंतु ज़्यादातर उनकी जो अवधारणाएँ थी वो मनुस्मृति से ली गई थी। ज़्यादातर उनके जो थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो अलग अलग यात्री आते हैं और उनके अलग अलग क्या क्या विचार बनते हैं और उन्हें अपने संस्मरण में लिखते हैं। हम आगे देखेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर और बारबोस, जैसे मैंने बताया था आपको, ये सब दक्षिण भारत की भी यात्रा करते हैं और उन्हें वहाँ पे किन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, कॉमेंट्स करना